हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बुक स्टूडियोज एंड टारगेट विद गौरव एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कोशिश करेंगे, आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आया हूं और बच्चों के दिमाग में सोचा रहता है कि सर कोई नया टॉपिक, कोई नई स्टोरी, कोई नई कहानी हमारे सामने लेकर आओ जो हम सुन सकें। तो जो जानी मानी स्टोरी एक लेकर आया हूं जिसके बारे में आप काफी ज्यादा एक तरीके से जानकारी में जानेंगे और हो सकता है शायद आप लोगों ने इस चीज के बारे में शायद पहले भी सुना हो। तो कोशिश रहेगी उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम, हाँ, कुरुक्षेत्र नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, सबसे भारत की पुरानी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। आज हमारा टॉपिक चलेगा बच्चों, द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। आखिर इस डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के पीछे की कहानी क्या रही, इस चीज के बारे में जानेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आखिर ऐसा क्या सोर्स था। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी में आखिर किस वजह से ये जानी मानी यूनिवर्सिटी को माना गया और ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी जो थी, इस यूनिवर्सिटी को प्राचीन यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना इतिहास माना गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी क्या खास बात थी कि लोग इसकी आज भी इतनी बातें और इतना ज्यादा वाहवाही करते हैं। आखिर क्या कारण रहा इस यूनिवर्सिटी के पीछे, वो सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चलेंगे इसके ऊपर, है ना। तो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, इस यूनिवर्सिटी को पुराने टाइम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था इसको। और ऐसा जलाया था कि इसमें लगभग लगभग 3 महीने तक आग की लपटें लगी रही। 3 महीने यानी कि लगभग लगभग 90 डेज तक लगातार इस लाइब्रेरी, इस यूनिवर्सिटी में लगातार आग की लपटें इतनी तेजी से जलती रही, ऐसा लगा रहा कि जैसे कोई ज्वालामुखी चल रही हो। ऐसी कहानी किस वजह से हुई, उस पूरे इतिहास को हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा। ठीक है जी बच्चों, सबसे पहले जानना चाहिए कि डिस्ट्रक्शन से पहले कि इस यूनिवर्सिटी की आखिर में पहचान क्या थी, इसकी खुद की आइडेंटिटी क्या थी, लोग इसे इतना जानते कैसे थे, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है सर। ऐसा बताते थे कि एंशिएंट टाइम पीरियड में एक ऐसी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था नालंदा, जो कि लोकेटेड थी बिहार के अंदर। ऐसा बताते थे कि ये 7th सेंचुरी के अंदर एक तरीके से इस यूनिवर्सिटी का उदय हुआ था। 7th सेंचुरी के अंदर इस यूनिवर्सिटी का उदय हुआ था। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा बताते थे कि ये भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक थी। ठीक है जी, प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता था। लोगों का ऐसा मानना था कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर इतना महाज्ञान है, इतना ज्ञान है कि ये मान के चलो पढ़ते पढ़ते आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ये ज्ञान कभी नहीं खत्म होगा। इस यूनिवर्सिटी को इसी वजह से जाना जाता था, महाज्ञान का सोर्स था ये सबसे बड़ा। तो उसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि 5th सेंचुरी के अंदर इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगता है। इसी को नालंदा महावीरा के नाम से जानते थे, नालंदा महावीरा भी बोलते थे, महावीरा नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे। भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी और लोकेशन थी बिहार के अंदर। बताओ, ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरे विदेश और पूरे वर्ल्ड में नहीं है, वो सिर्फ अपने इंडिया के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी थी। उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी से बच्चों? बिहार के अंदर। एक्चुअल में ये जो नालंदा वर्ड है, ये 3 संस्कृत के शब्दों से निकल कर आया है, जिसका मतलब यह कह सकते हैं, इसको जब भी आप संधि करोगे तो ना प्लस अलम प्लस दा, जैसे मैंने लिखा है ना प्लस अलम प्लस दा, यानी कि 3 संस्कृत के वर्ड से मिलकर बना है ना अलम प्लस दा, जिसका मतलब होता है कभी ना रुकने वाला बच्चों ज्ञान। अनस्टॉपेबल ऑफ नॉलेज कहते हैं इसको, अनस्टॉपेबल ऑफ नॉलेज। यानी कि ऐसा, इस यूनिवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग यही था कि कभी ना रुकने वाला ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकता। और ऐसा ज्ञान का सोर्स सिर्फ और सिर्फ भारत के बिहार के एक ऐसे बिहार के जिले में, नालंदा जिले में कह सकते हो कि एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। ऐसा बताते थे कि इसकी जानकारी सबसे पहले ह्वेन-त्सुआंग और इत्सिंग, हमारे चाइनीज ट्रेवलर जो भारत में 7th सेंचुरी के अंदर आए थे, और इन्होंने ह्वेन-त्सुआंग का कहना था कि उन्होंने एक कुमार गुप्त यानी गुप्त डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे आए थे। और ऐसा बताते हैं कि ह्वेन-त्सुआंग ने किसको इसकी स्थापना की, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो सबसे पहले कुमार गुप्त को दी गई। कुमार गुप्त ने इनसे रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी।
और ऐसा बताया गया था कि इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात बच्चों क्या थी पता है, कि कुमार गुप्त ने ऐसा बताते थे कि उस समय के सबसे पुराने रूलर्स भी हुआ करते थे। एक ऐसा रूलर जिसने इस यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से बनाने का एक जज्बा रखा। सबसे बड़ी बात थी कि ऐसा बताते थे कि वेन स्वांग और इत्सिंग ने अपनी किताबों के अंदर, अपनी लिटरेचर के अंदर एक बात बोली थी कि इसके अंदर कम से कम इस यूनिवर्सिटी में 1510 टीचर पढ़ाते हैं। 1510 टीचर इस वाली यूनिवर्सिटी के क्या है सर, मेन वर्कर हैं जो यहाँ पे काम करते थे। ऐसा बताते थे यहाँ से पढ़ने के लिए लोग टर्की, पर्शिया, या कह सकते हो कहां कहां से, श्रीलंका, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और कई सारे ऐसे देश थे जहां से लोग यूनिवर्सिटी में इसी जगह जगह से यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने आते थे। यानी कि बिहार पूरे के पूरे विश्व का सबसे महाज्ञान का भंडार हुआ करता था यूनिवर्सिटी। इतनी सारी किताबें और हर एक विषय से रिलेटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलते थे। इंडिया के अंदर इतना ज्यादा एजुकेशनल हब हमारी यूनिवर्सिटी हमारे भारत में थी, और फिर भी ऐसा बताते थे कि भारत विदेशों के अंदर उनके पास इतने एजुकेशन लेवल नहीं था कि वो भी लोग यहाँ से पढ़ने के लिए पूरे के पूरे लोग इस नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। कुछ लोगों के नाम बताना चाहूंगा जो कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसमें क्या पढ़ाया जाता था। यहाँ पे बुद्धिज्म की शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, आप लोग जाते हो, ज्योतिष शास्त्र के बारे में सिखाया जाता था, वेल मैथमेटिशियंस के बारे में, साइंस नॉलेज के बारे में, फिलोसफीज के बारे में, और बहुत ज्यादा अधिक लेवल का ज्ञान मिलता था इस यूनिवर्सिटी से। ऐसा बताते थे यहाँ से बहुत से जाने माने ऐसे लोग भी थे जो इस यूनिवर्सिटी से अपना ज्ञान लेकर गए। जैसे कौन कौन से थे सर, हर्षवर्धन साहब थे, वासुबधु थे, धर्मपाल थे, नागार्जुन थे, पद्मसंभव थे, ठीक है जी, पद्म संभव थे, और आपके आर्यभट्ट को तो ऐसा बोलते थे कि वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन पर्सन, जो एक तरीके से क्या थे सर, आर्यभट्ट को भी ऐसा बोला गया था कि वो इस यूनिवर्सिटी के क्या रहे बच्चों, हेड रहे थे। इस यूनिवर्सिटी के पुराने टाइम पे सबसे बड़े हेड रहे थे आर्यभट्ट को मेन हेड बोला जाता था इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हुई थी कि हमारी यूनिवर्सिटी को, इस यूनिवर्सिटी का नाम इतना बोलबाला इसलिए बना था क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में कुल मिला के 90 लाख किताबें थी, 90 लैक्स। अब एक इंटरनेशनल टर्म्स में बोलूं तो 90 मिलियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 900 मिलियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या थी, बुक्स थी, सेट ऑफ बुक्स, यानी 90 लाख किताबों का संग्रह था ये। और सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी इस नालंदा यूनिवर्सिटी में बनी थी, जिसका नाम क्या है बच्चों, आप लोग जान भी सकते हो, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जिसका नाम था धर्मगंज। इस पुरानी सी लाइब्रेरी का नाम था जो कि यहाँ पर बनी गई थी, उस पुरानी सी लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। ऐसा बताते हैं कि पुराने समय में ये जो यूनिवर्सिटी थी, इस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी, ये 3 मंजिलों को मिला के बनाई गई थी। वो 3 एक्चुअल में मंजिलें कौन थी सर, रत्ना सागर, रत्ना बोधि और आपकी रत्ना रंजक के नाम से जानी जाती थी। ये 3 ऐसी मंजिलें थी जिसके माध्यम से इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ था, और इसी लाइब्रेरी का नाम, इन 3 मंजिलों के आधार पर इसका नाम पड़ा था धर्मगंज, और जो कि कौन सी यूनिवर्सिटी की पार्ट थी सर, नालंदा यूनिवर्सिटी की पार्ट मानी जाती थी। सबसे बड़ी बात थी कि इस यूनिवर्सिटी का डायरेक्शन या डिस्ट्रक्शन करने की क्या जरूरत पड़ी। बात आती है बच्चों कि ये सारा इतना बड़ा सोर्स रहा तो फिर इसे जलाया किस लिए गया सर। जब इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा था तो क्या हम उसे जला देते हैं? ज्ञान तो हमें स्कूलों से मिलता है कि हम स्कूलों को फूंक कर आ जाते हैं। ज्ञान हमें यूनिवर्सिटी, ट्यूशन, ऐसे ऐसे जगह से मिलता है कि हम उसको जला देते हैं। आखिर इतना बड़ा ज्ञान का सोर्स रहा तो उसको जलाया किस वजह से गया, उसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। हाँ, उसी कारण को जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर इस नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक्स किस वजह से किए गए बच्चों। आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया गया, आखिर किस वजह से इसके ऊपर यूनिवर्सिटी पे अटैक करने का सबसे बड़ा रीजन बना। ऐसा बताते थे कि इस पे अब यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है अपना, इन्वेंशंस ऑफ नालंदा, यानी कि नालंदा पर आक्रमण। ऐसा बोला गया कि नालंदा पे आक्रमण करने का सबसे बड़ा रीजन, या पहला जो पर्सन माना गया जो इस नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक करता है, जो इस यूनिवर्सिटी को फूकने के दृष्टि से आया था या उसके अपने माइंडसेट से आया था, ऐसा बताते हैं कि वो पहला पर्सन स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में आया था, जिनको 455 एडी से लेकर 467 एडी के बीच में हुनाज ने इसके ऊपर अटैक किया। अटैक तो कर दिया, लेकिन इन्हीं के टाइम पीरियड में स्कंदगुप्त ने इसके मॉन्यूमेंट आर्किटेक्चर को दोबारा से इस तरीके से रिबिल्ड किया, ये काफी बड़ा बन गया फिर से। अटैक करने के बाद ऐसा बताते हैं कि उस समय इसके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। पहले अटैक में इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में कोई भी मैक्सिमम अटैक्स के ऊपर या पहले अटैक में इसके ऊपर कोई ज्यादा आक्रमण के अकॉर्डिंग इस पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसा बताते हैं कि इसके ऊपर टोटल 3 आक्रमण हुए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, जिसमें पहले और दूसरे अटैक से इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ।
लेकिन जो सबसे ज्यादा असर हुआ वो तीसरे अटैक से हुआ, क्योंकि तीसरा अटैक करने वाला कोई और नहीं, एक तुर्की आक्रमणकारी या कह सकते हैं तुर्किश था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले अगर हम बात करें पहले वाले अटैक्स में, जो अटैक करने वाले स्कंद गुप्त यानी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड 455 एडी से लेकर 467 एडी के बीच में जिन्होंने अटैक किया उसका नाम था हुणाज। हुणाज ने कर तो दिया अटैक, लेकिन ऐसा बताते हैं कि स्कंद गुप्त ने क्या किया, उसी यूनिवर्सिटी को दोबारा रिबिल्ड करके इतनी अच्छी बना दी कि उसके ऊपर ऐसा लगा ही नहीं कि वो अटैक हुआ। सेकेंड टाइम पीरियड उसके ऊपर अटैक करने वाले कौन है सर? बंगाल के एक रूलर थे जिनका नाम था गौदास राजवंश। गौदास थे जो कि एक राजवंश से बिलोंग करते थे। 7th सेंचुरी के अंदर इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, अटैक किया, लेकिन ये भी क्या किया, हर्षवर्धन ने इसको रिबिल्ड कर दिया और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे ये यूनिवर्सिटी दोबारा से रिबिल्ड हो गई। उसके बाद दिन आता है या सन आता है 1193 एडी का। दोस्तों आप लोगों को इस बारे में तो अच्छे से पता होगा कि एक दिन था 1193 एडी, 1193 एडी के टाइम पीरियड में। तो उस दिन इन्होंने क्या किया, आखिर बख्तियार खिलजी ने इस पूरी यूनिवर्सिटी को जला के भस्म कर दिया। पुराने समय के संस्कृत के इतने बड़े बड़े अभिलेख, उपनिषद, मैन्युस्क्रिप्ट्स इतने बड़े बड़े लिखे गए थे कि उन सबको तहस नहस करने वाला और कोई नहीं, बख्तियार खिलजी था। आखिर बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जलाने का सबसे बड़ा निर्णय क्यों लिया, उसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा बताते थे कि बच्चों बख्तियार खिलजी बहुत टाइम पीरियड, बहुत दिनों से बीमार पड़ा था, काफी ज्यादा बीमार था वो। तो बीमार होने की वजह से बड़े बड़े मुस्लिम हकीमों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसका इलाज करने में सफल नहीं हो पाया। तो किसी ने उसको एक तरीके से क्या दिया, उसको एक तरीके से सजेशन दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के एक प्रिंसिपल, जाने माने प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र, अगर आप मेरी बात माने तो राहुल श्रीभद्र से एक बार इलाज करा के देखिए। जहां तक मैं जानता हूं उनके बारे में, वो आपका इलाज तुरंत कर देंगे। तो ऐसा किसी ने उनको सजेस्ट किया, किसको? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बख्तियार खिलजी अपने मुस्लिम होने पे काफी ज्यादा गुरूर करता था और कहता था कि मैं प्रमोट नहीं कर सकता, ये कह सकते हो कि मैं किसी भी गैर मुस्लिम से अपना इलाज नहीं करा सकता, मेरा इलाज सिर्फ एक मुस्लिम व्यक्ति करेगा, एक वो बंदा करेगा जो खुद एक मुस्लिम होगा। और खुद एक क्या होगा सर, खुद एक मुस्लिम के साथ साथ क्या होना चाहिए बच्चों, खुद एक मुस्लिम के साथ साथ एक हकीम, एक डॉक्टर, एक मेडिसिनल होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए। वो अपनी जिद पे अड़े रहे। कौन? बख्तियार खिलजी अड़े रहे, कहते हैं कि मैं गैर मुस्लिम से इलाज नहीं करवाऊं चाहे मेरी जान क्यों न निकल जाए। और सच में ऐसा होने लग गया था, उनकी जान निकलती चली गई। दिन बर दिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी हालत और दिन बर दिन कमजोर होती चली गई। ऐसा लगता था कि आने वाले समय में उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी बंदे से बोला कि चलो ठीक है, इंसान उस समय ऐसी कंडीशंस में आ चुका था कि उनके सामने कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने कहा ठीक है, उस राहुल श्रीभद्र को बुलाइए जो आप मेरे को बता देंगे कि ये मेरा इलाज कर सकता है। तो उनको बुलाया गया। राहुल श्रीभद्र जो थे महावीरा नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल माने जाते थे और उन्होंने क्या किया, उनको काफी अच्छा नॉलेज था इस बारे में, मेडिसिन लेवल्स के बारे में। तो महावीरा के तो राहुल श्रीभद्र आए उनके पास, बख्तियार खिलजी के पास, और कहा कि महाराज क्या तकलीफ है आपको? उन्होंने कहा मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, मेरे अंदर इस तरीके से ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि मैं दिन भर दिन ऐसा लग रहा है कि वीक होता जा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि बस मेरे कुछ चंद बचे हैं कि मैं मर जाऊंगा। राहुल श्रीभद्र कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे, बस मुझे कुछ समय दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी बख्तियार खिलजी ने, कहते हैं कि आप समय लीजिए, आप मुझे ठीक कीजिए, लेकिन एक मेरी शर्त है कि मैं आपकी दी हुई दवाइयों को नहीं खाऊंगा, आप जो भी दवाइयां देंगे मैं नहीं खाऊंगा। अब इस वजह से ये बातें किसने बोली? बख्तियार खिलजी ने बोली। बख्तियार खिलजी ऐसा बोलता था, कहता था कि वो हिंदूज को अपने सामने मुस्लिम्स के लेवल के अकॉर्डिंग उनको गिराने की सोचता था, उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। इस हालात में भी उसको यही पड़ी थी कि आज मैं ऐसी कंडीशंस में भी मुस्लिम्स यानी हिंदुओं के सामने नहीं झुकूंगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं आपकी दी हुई दवाई नहीं खाऊंगा। जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर बात आती है कि फिर दवाई नहीं खाऊंगा तो फिर सही कैसे होंगे? तो ऐसा बताते हैं कि ठीक है, उन्होंने उनकी बातों को माना। राहुल श्रीभद्र ने कहा कि ठीक है, आप दवाई नहीं खाना चाहते, नहीं खाएंगे, फिर भी मैं आपको ठीक कर दूंगा। अब बिना दवाइयों के इंसान को कैसे ठीक करेगा? तो ऐसा बताते थे कि उन्होंने इसका इलाज निकाला।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप दवाई नहीं खा सकते, आप मेरी बात मानो, आप अपनी किताब को तो पढ़ सकते हो, अपनी कुरान पढ़ते रहना, हर रोज एक एक पन्ना उसका पढ़ते रहना। जितने दिन आप इसके पन्ने पढ़ते जाओगे आपकी हालत में सुधार होता जाएगा। अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर राहुल श्रीभद्र ने कुरान पढ़ने के लिए बोला, कुरान पढ़ने के लिए उन्होंने, राहुल श्रीभद्र ने बोला पढ़ने के लिए, एक ऐसा बंदा जो कि एक हिंदुज्म था और वो उनको कुरान पढ़ने के लिए बोल रहा है कि आप कुरान पढ़ते रहिए और आप एक तरीके से क्या हो जाएंगे, एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हो जाएंगे। आखिर कुरान में अगर ऐसी बात होती तो वो तो पहले से ही पढ़ सकता था। तो एक्चुअल में क्या था कि राहुल श्रीभद्र ने उनसे छुपकर, बख्तियार खिलजी से छुपकर उन कुरान की हर एक पेज के ऊपर दवा लगा दी थी। कुरान के हर एक पेज पे जब दवा लगा दी तो वो जब भी कुरान के पेज को ऐसे पलटते थे, जैसे आप पढ़ते हो ना, तो आप पेज को ऐसे पलटोगे, जब ऐसे पलटोगे तो आपका हाथ कहाँ लगता है, आपका हाथ पेज पे लगेगा। पेज पे लगेगा तो हम लोग जब भी पेज नहीं खुलता कभी बार तो हम लोग ऐसे लगा के ऐसे करते, फिर ऐसे लगा के फिर ऐसे करते। तो उसके जरिए क्या थी, उनकी दवाई उनके मुंह में जा रही थी। जैसे जैसे वो कुरान की किताब पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, उनकी दवाइयाँ उनके मुंह में जाती गई जाती गई जाती गई, और दिन बर दिन वो धीरे धीरे क्या होते चले गए, उनकी सेहत धीरे धीरे ठीक हो गई। और वो एक समय के बाद इतने ज्यादा बिल्कुल तंदुरुस्त दिखने लगे, तो उन्होंने सोचा कि यार इस बंदे के पास इतना ज्ञान का सोर्स कहाँ से आया, इस हिंदू व्यक्ति के पास इतना ज्ञान का आधार कहाँ से आया, इन काफिरों के पास इतना बड़ा ज्ञान का आधार कहाँ से मिला, हमारे हकीमों से ज्यादा इनके पास कहां से ज्ञान आया कि इस बंदे ने मुझे ठीक कर दिया। जो पूरे हकीम नहीं कर पाए हमारे मुस्लिम्स के, वो एक हिंदू हकीम ने कर दिया, एक हिंदू डॉक्टर ने कर दिया। इस वजह से फिर उन्होंने सोचा कि इसके ज्ञान के सोर्स को उसने ढूंढने की कोशिश की, तो पता लगा ये सबसे बड़ा ज्ञान का सोर्स नालंदा है। बस बात ही क्या थी, चिढ़ गया इसमें, इसी में चिढ़ गया, इसी में जेलसी की भावना बन गई कि हम मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू काफिरों में ज्ञान सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी दे रही है। फूक दो इस यूनिवर्सिटी को, जहां से हिंदुओं को ज्ञान जहां से ज्यादा मिले, उस यूनिवर्सिटी, उस सोर्स को होना ही नहीं चाहिए। इस जेलसी की भावना को रखकर उसने क्या किया, पूरी यूनिवर्सिटी में 1193 एडी के अंदर पूरी आग लगा दी इसने, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को जला के राख कर दिया। ऐसा बताते थे हमारे इतने बड़े बड़े उपनिषद, इतने बड़े बड़े 90 लाख किताबों को इसने जला के राख कर दिया। जलने में भी आग को भी जलने में कम से कम 90 दिन लगे थे। पूरी किताब इतनी बड़ी भंडार थी कि वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, धर्मगंज नाम की जो लाइब्रेरी थी, और बल्कि इसकी 3 इमारतें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, रत्ना सागर, रत्ना बोधि और रत्ना रंजक, इन 3 आपकी इमारतों को जलने में भी कम से कम 3 महीनों का वक्त लगा। 90 डेज तक ये लगातार आग की लपटें इतनी तेजी से जलती रही कि पूरी यूनिवर्सिटी तहस नहस हो गई। हमारे इतने बड़े बड़े लिखे गए संस्कृत के उपनिषद पूरे के पूरे तहस नहस हो गए। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उस बंदे ने ज्ञान का सोर्स पता लगाया और पता लगा कि नालंदा से ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसे ज्ञान के सोर्स को खत्म कर दो। इस वजह से उसने यूनिवर्सिटी को फूंक के अलग कर दिया और ऐसा आग लगाया कि पूरी यूनिवर्सिटी जलकर राख हो गई। जब राख हो गई तो लोगों को लगा भाई इस पूरी यूनिवर्सिटी का तो खात्मा हो गया। इंसानों के पास बस यही सोर्स था जिसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा चलती थी। ऐसा बताते थे कि जो बख्तियार खिलजी था, ये बंदा जो था ना, ये बख्तियार खिलजी एक्चुअल में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु माना जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसको अपना गुरु मानते थे बख्तियार खिलजी को, और यही बख्तियार खिलजी अपने गुरु मानते थे मोइनुद्दीन चिश्ती को। ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, ये एक्चुअल में इन्हीं की दरगाह बनाई गई थी, अजमेर शरीफ की दरगाह, जो कि आपको अजमेर में मिलेगी। तो इन्हीं के नाम पर इनकी दरगाह भी बनाई गई थी, मोइनुद्दीन चिश्ती। एक्चुअल में ये सब एक दूसरे के गुरु और चेले हैं, ठीक है जी। तो एक्चुअल में क्या माना गया था कि बख्तियार खिलजी जो थे, इस यूनिवर्सिटी को जलाने का सबसे बड़ा रीजन था एक जेलसी। उस जेलसी की वजह से उन्होंने पूरे इतिहास के या ज्ञान के भंडार को खत्म कर दिया। जो कभी ना रुकने वाला ज्ञान था, उस ज्ञान को ही खत्म कर दिया किसने? बख्तियार खिलजी ने। ऐसा बताया गया इस यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिबिल्ड करने की सोचा सरकार ने। इन 2006 के अंदर हमारे जो लेट प्रेसिडेंट, जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम था, उन्होंने एक एग्रीमेंट पास किया, या एक तरीके से एक बिल पास किया, प्रपोज किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी को, जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, जो प्राचीन समय की नॉलेज है, ज्ञान है, भंडार है, उसको दोबारा से जागरूक किया जाए। ऐसा एक्ट पास करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में अपील की, और पार्लियामेंट ने एक निर्णय लिया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट।
उस एक्ट के जरिए इस यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिबिल्ड करने की कोशिश की गई और कहा गया वही प्राचीन का इतिहास, वो वही प्राचीन हमारा जो ज्ञान है उसे दोबारा लौट के आना पड़ेगा। तो इसी यूनिवर्सिटी का ज्ञान को भंडार को बढ़ाने के लिए इस यूनिवर्सिटी को दोबारा से बिहार के अंदर स्टैब्लिश किया गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर मैंने एक डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी की पूरी एक नॉलेज दी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस वीडियो को देखो और शेयर करो और लाइक करो। और इस यूनिवर्सिटी के साथ साथ मुझे आप लोग एक और चीज़ बताएंगे कि आप मुझे बताएंगे कि भारत के अंदर आप मुझे बताएंगे कि भारत के अंदर सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या था जो भारत के अंदर बनाई गई। इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन या कह सकते हो कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं आपके सभी कमेंट सेक्शन का वेट करूंगा कि आंसर का वेट करूंगा कि आपके आंसर आए कि नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद।